वेलकम बैक सीए भाई लोग। फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने रिवीजन किया था या नहीं किया। देखो, रिवीजन मस्ट है। आप अगर डे टू डे में पिछले क्लास में जो भी पढ़ा आपने, पिछले क्लास तक जो भी पढ़ा, अगर उसका आप रिवीजन करते जाओगे तो आपको आपके लिए आगे आगे चीज़ें आसान होती जाएगी। रिवीजन का एक सिंपल सा फंडा है। आपने अब तक जो भी पढ़ा उसको 10 मिनट लगा के एक बार रिवाइज कर लो। और जब आप रिवाइज बार बार करते हो ना, तो केवल पेज पलटना भी काफ़ी होता हो जाता है कई बार आपके लिए। आप जब एग्जाम के टाइम में ना, एग्जाम के नाइट में आप पेज पलटते हो और आपके माइंड में चीज़ें आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहो। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा AS20 अर्निंग पर शेयर का टॉपिक चल रहा है अभी। अब तक हमने क्या क्या कवर किया था, अब आप लोग हमें बताओ। आप लोग चैट करके बताओ कि हमने क्या क्या कवर किया। हमने कवर क्या किया था। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि अर्निंग पर शेयर होता क्या है। एक ब्रॉडली ब्रॉडली आइडिया हमने अपने माइंड में लिया था। अर्निंग पर शेयर होता क्या है, फिर अर्निंग पर शेयर की ज़रूरत क्या है। फिर हमने ये भी देखा था कि ज़रूरत को देखते हुए इंस्टीट्यूट, हमारे सी इंस्टीट्यूट ने AS20 का इजाद किया, AS20 की उत्पत्ति हुई। उसके बाद पिछले क्लास में हमने ये भी देखा कि अब हमारे सिलेबस का पार्ट क्या क्या रहने वाला है, इस टॉपिक में कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। जो मैं भी अभी आपको दिखा रहा हूँ अपने पेन टैब में कंटेंट। 8 टॉपिक हैं इसके अंदर। 8 टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे हैं। इसमें से एक ही मेन टॉपिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब 8 में क्या क्या है, एप्लीकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, प्रेजेंटेशन, रीस्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर। ठीक है। एप्लीकेबल, ये AS20 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहने वाला है, किस किस कंपनियों पे एप्लीकेबल होने वाला है, मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एस और इंडेस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। और इंडेस को मैंने कनेक्ट किया था आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS से। आपको ध्यान होगा, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो बिल्कुल ध्यान होगा। मैं आपको 2 मिनट में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे इंडिया में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ऐसे ही फॉरेन में, विदेशों में, आउट ऑफ इंडिया क्या चलता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है एंड IFRS भी है। पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, फिर IFRS भी आया इंडिया से बाहर। IFRS क्यों आया, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, IAS में काफ़ी अमेंडमेंट होने लगे थे, काफ़ी अमेंडमेंट हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने जब बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होने लगी तो अमेंडमेंट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, IFRS की एक नई सीरीज ही ला दी। IFRS 1 2 3 4, इस तरह से एक नई सीरीज चल पड़ी। ठीक है, तो आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन में आज के डेट में क्या चलता है, जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया में उनको क्या फॉलो करना पड़ता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, IFRS। ठीक है, अब मैं आता हूँ। अब देखो, जो इंडियन कंपनी है इनको भी ग्लोबल कंपटीशन में उतरना तो पड़ेगा। आज का जमाना हाईटेक है, आज का जमाना ग्लोबल है। अगर एक एक देश, एक कंट्री ये कहे कि नहीं, मुझे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे बाकी कंट्री से कोई मतलब नहीं, तो वो क्या एग्जिस्ट कर पाएगी, उसका मार्केट एग्जिस्ट कर पाएगा, उसकी कंपनी एग्जिस्ट कर पाएगी, नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो हर कंपनी को, हर कंट्री को ग्लोबल बनना पड़ेगा। ग्लोबल कैसे बनना पड़ेगा, आप देखो, इंडिया में एक कंपनी है, उसके इन्वेस्टर केवल इंडियन ही नहीं होंगे, इंडिया से बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें। सपोज करो इंडिया में एक कंपनी है, उसका एक इन्वेस्टर है ताइवान में, उसका एक इन्वेस्टर है सपोज करो यूके में, उसका एक इन्वेस्टर है कोई यूरोपियन कंट्री में। अब जब वो इन्वेस्ट करेगा किसी इंडियन कंपनी में, तो वो क्या उसकी बैलेंस शीट को नहीं पढ़ना चाहेगा, वो क्या उसकी बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल को रीड नहीं करना चाहेगा कि उसकी फाइनेंशियल क्या कहती है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, शुड आई इन्वेस्ट और नॉट इन दिस इंडियन कंपनी। अब जब वो पढ़ने आएगा इंडियन कंपनी की बैलेंस शीट, तो देखेगा अरे ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडियन अकाउंटिंग, प्योर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर रही है। और वो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको पता क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, उनको ये दो चीजें पता है। ठीक है, अब दिक्कत आने लगी इंडियन कंपनी को।
समझो जरा एक बार को, प्रैक्टिकली आप देखो, वो फिर क्या कहेगा, उसको समझ में नहीं आएगी, फिर वो पीछे हो जाएगा इन्वेस्ट करने से। तो ग्लोबली कंपटीशन में उतरने के लिए ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना इंडिया के लिए भी जरूरी हो गया। अब आपको पता है इंडियन सारे कितने जुगाड़बाज होते हैं, यहाँ हर चीज का तोड़ निकाला जाता है। दूसरी एक प्रैक्टिकल समस्या भी थी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को एज इट इज मैं अगर इंडियन कंपनी पे थोप दूं, इंडियन कंपनी पे अप्लाई कर दूं, तो उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगी, काफी प्रैक्टिकल दिक्कत आ सकती है और आएगी और आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या तोड़ निकाला गया, ठीक है हम आईएफआरएस को फॉलो करेंगे, हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, बट विद सम चेंजेस जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कन्वर्ज फॉर्म, आईएफआरएस का एक कन्वर्ज फॉर्म इंडिया में बनाया जिसका नाम पड़ा इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अब इंडिया में क्या हो गया, दो चीजें चलने लगी, पहला क्या रहा एस, दूसरा क्या रहा इंड एस। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें होप क्लियर हुआ होगा। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी क्लियर किया था, बट मैं अभी आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ सो दैट अगर आपने घर पे रिवीजन नहीं भी किया होगा तो सारी चीजें आपके माइंड में रिकॉल हो जाए। हालांकि आपको ये जानना जरूरी नहीं है इंडेक्स के बारे में अभी, बट मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा एक माइंड में कुछ डालने की कोशिश की ताकि आपको क्लियर रहे। कई बार इंडेक्स का मैं रेफरेंस दूंगा आप, इस एस में भी मुझे इंडेक्स का रेफरेंस देना पड़ेगा एप्लीकेबिलिटी को समझाने के लिए। तो आपको ये क्लियर है कि ये इंडेक्स होता क्या है, ये इंडेक्स किस बला का नाम है। आप कहोगे सर आपने इंडेक्स वगैरह तो कुछ बताया है नहीं, बार बार इंडेक्स 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 बोलते रहते हो और कुछ बताया है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही एक बार झांसा दे दिया कि ये इंडेक्स होता क्या है, मोटा मोटा। ठीक है, डिटेल में भी जानने की कोई जरूरत नहीं, ये इंडेक्स आपके सीएफ फाइनल का पार्ट है, जब सीएफ फाइनल में आप पहुंचेंगे तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अब इंडिया में क्या क्या रहने लगा, एक एस दूसरा इंडेस। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर एस भी है इंडेस भी है, हम तो पढ़ रहे हैं एस। ठीक है, पढ़ने की बात छोड़ो, अप्लाई करने की बात को हम देखते हैं। अब इंडिया में जो कंपनियां हैं वो एएस अप्लाई करेगी या इंडेस अप्लाई करेगी, ये भी बड़ा कंफ्यूजन होने लगा। ठीक है, अब देखो मोटा 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 आप दिमाग में ये रखना, जो छोटी कंपनी है उसके लिए इंडेस एप्लीकेबल हो, सॉरी उसके लिए एएस एप्लीकेबल होता है। एएस, एएस मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, जो भी हमारे सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट है। दूसरा है इंडेस, जो हमारे सीए फाइनल का पार्ट है। ठीक है, ये हो गया सीए इंटर, ये हो गया सीए फाइनल। ठीक है, अब इंडिया में दो चीजें हो गई, एएस और इंडेस। ठीक है, अब मोस्टली कई जो चैप्टर हैं, कई जो एएस का पार्ट है उसमें एएस भी है और इंडेस भी है। वैसे ही हमारा जो एएस 20 है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर के लिए एएस 20 भी है और इंडेस 33 भी है। मैं अगर ईपीएस की बात करूं, ठीक, ईपीएस, ईपीएस निकालने के लिए हमारे पास एएस 20 भी है एंड इंडेस 33 भी है। अब आप कहोगे सर मैं एएस 20 अप्लाई करूं या इंडेस 33 अप्लाई करूं, यस मैं उसी पे आने वाला हूं जो कि हमारे टॉपिक का भी पार्ट है, एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी देखो दोस्तों आपको जानना जरूरी है। हालांकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना मुश्किल है, बट माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ ये एप्लीकेबल कहाँ होगा। जब आप प्रैक्टिकली भी जब आप काम करोगे तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर रहेगी कि मुझे अप्लाई कहाँ करना है ये एएस 20। ठीक है, अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये डायग्राम मैंने आपको बताया था कि लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी, मैं आपको फिर से नोट करा देता हूँ। लिस्टेड कंपनी एंड
अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ है मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़। ठीक है। इसके बाद एक और दूसरे तरह की कंपनी है। देखो मैंने क्या पकड़ लिया, कंपनी क्या है, मोस्टली लिस्टेड और अनलिस्टेड। अगर आप ब्रॉडली आप डिवाइड करना चाहो कंपनी को, तो एक लिस्टेड हो सकती है, एक अनलिस्टेड हो सकती है। अब लिस्टेड क्या होती है, अनलिस्टेड क्या होती है, आप लोग को होप कि पता होगा, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। लिस्टेड क्या होता है, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेज है जहाँ जिनके शेयर्स खरीद बिक्री होते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में जिन कंपनियों, जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, शेयर्स आर सेल परचेज इन शेयर मार्केट। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है। अब लिस्टेड कंपनी चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसको हमने पकड़ लिया। उसके अलावा अनलिस्टेड कंपनी है बट उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, उसको हमने पकड़ लिया। अब इसके अलावा एक जो कंपनी बचती है हमारे पास, अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम हो। अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब आप कहोगे सर इसमें एस किस पे अप्लाई होगा और इंडेक्स किस पे अप्लाई होगा। असली मुद्दे की बात तो यही है। इस पे हमारा होगा अप्लाई AS20, इस पे हमारा होगा अप्लाई इंडेक्स 33। ये हमें अभी पढ़ना है सीए इंटर में, ये हम लोग पढ़ेंगे सीए फाइनल में। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि AS20 कहाँ अप्लाई होगा, अब क्लियर हो गया होगा आपको। AS20 अप्लाई होगा इस पोर्शन पे, अनलिस्टेड कंपनी पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम चल सकते हैं, यस चल सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी के बाद हमारे कंटेंट का दूसरा पार्ट था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हमने शुरू में ही इंट्रोडक्शन वाले क्लास में ही आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। आई थिंक ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से दोबारा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से हमने समझा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ओनली थिंग इज दैट कि मैं आपको एक छोटा सा 2-3 लाइन का नोट लिखवाना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव पे, ताकि आपके नोट में वो लिखा जाए और जब आप कभी रिवीजन करो तो उसको देखो तो आपको चीज़ें माइंड में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम नोट लिखते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ये हमारा है कंटेंट का पॉइंट नंबर 2। मेरे साथ साथ आप सभी लोग लिखेंगे। देखो दोस्त, आपको लिखना जरूरी है। आपको लिखना इसलिए जरूरी है, जब आप लिखते हो ना अपने हाथों से, तो ये आप अपने कॉपी और पेन पे या अपने नोट्स पे नहीं लिख रहे हो, ये चीजें आपके दिमाग में छप रही है। जब आप रिवीजन करोगे ना, तो फटाफट ये चीजें रिवीजन होगी। लिखते 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 ही ना, क्यों कहते हैं कि लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। लिखने से ना, आप भले ही बोलो मत, आप लिखो। लिखने से ना दिमाग में वो लिखा जाएगी चीजें और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। इसीलिए मैं अपने क्लास में लिखवाता हूँ। मैं चाहूँ तो आपको पीपीटी से पढ़ा दूँ। पीपीटी से पढ़ने में एक तो दिक्कत क्या आती है, आप उबासी लेने लगोगे क्लास में ही। मैं बोलते रहूंगा, आप सुनते रहोगे, सुनते सुनते लोग कई बार ऐसे करते हैं, कई बार ऐसे करते हैं, कई बार अच्छा अरे सर तो बोल ही रहे हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाता हूँ। लंबा होते होते ये होने लगता है। इसीलिए मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता। देखो क्लास को बिल्कुल अटेंटिव हो करके करना है, इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान भटके नहीं क्लास से। मेरी प्रयास ये रहती है। ठीक,
तो चलिए लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर मेरी राइटिंग में कहीं आप लोगों को दिक्कत लगे तो आप बता देना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है नहीं वैसे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ S20 इज to prescribe the principles for determination of earning per share and for presentation of earning पर शेयर। ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन आपको दो ही चीज याद रखनी है। S20 क्या करता है हमारे लिए, प्रिंसिपल बना के देगा, सिद्धांत बना के देगा कि हमें EPS को, अर्निंग पर शेयर को कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब कैसे डिटरमिन करना है, एंड कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, विच हेल्प्स इन्वेस्टर टू कंपेयर। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ EPS, अर्निंग पर शेयर को, बार बार मैं उतना लंबा लिखूंगा तो आप लोगों का टाइम खराब होगा। टू कंपेयर EPS ऑफ टू फाइनेंशियल ईयर ऑफ कंपनी। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन्वेस्टर इन्वेस्टर टू टेक इट ऑल्सो हेल्प्स इन्वेस्टर टू टेक डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ S20, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टडी मटेरियल के बेस पे लिखवाया है। अब आप देखो, मैं आपको जो भी चीज़ें नोट कराता हूँ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मेरा जो बेस रहता है स्टडी मटेरियल, क्योंकि हमारे लिए स्टडी मटेरियल ही ग्रंथ है, स्टडी मटेरियल ही गीता है हमारे लिए। स्टडी मटेरियल के साथ आप चलोगे, एग्जाम को सक्सीड करना बहुत ही आसान है। अगर एक स्टडी मटेरियल से बाहर जाओगे तो बस आप घूमते ही रहोगे। ठीक है, इसलिए हमें स्टडी मटेरियल को साथ लेके चलना है। ठीक है, अगर आप मेरी इस डिफिनेशन को मैच करोगे स्टडी मटेरियल से तो ये 80% मैच करेगा। मैंने बस उसको इस तरीके से लिखवाया है आपको कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आपको चीज़ें याद रहे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब थर्ड क्या था हमारा, अगर आप कंटेंट देखो, मैंने जो आपको नोट कराया था, थर्ड था हमारा टाइप्स ऑफ EPS। ठीक है, अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ EPS। टाइप्स ऑफ EPS।
टाइप्स ऑफ ईपीएस में क्या क्या है हमारे पास? पहला है बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। अब बोलोगे सर बेसिक ईपीएस क्या होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, ये भी तो बता दो। इतने देर से आप लेक्चर दे रहे हो, ठीक है चलो ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि बेसिक ईपीएस क्या होता है। देखिए मैंने अब तक जो आपको शुरू में कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, प्रॉफिट लिया था, नंबर ऑफ शेयर लिया था, एंड उसके बेस पर हमने अर्निंग पर शेयर निकाला था, ये बेसिक ईपीएस ही था। ठीक है, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ बेसिक ईपीएस, उसके बाद एक और एग्जांपल लूंगा, उसके बेस पे बताऊंगा डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूँ नोट। बेसिक ईपीएस देखो क्या होता है, आज के डेट में मान लो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 है, मान लो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 है और हम लोग 31 मार्च 23 को बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, अब 31 मार्च 23 को या 22-23 में जो जितने भी इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, मतलब इक्विटी शेयर्स जो इशू हो चुके थे 22-23 में, इशू हो चुके हैं, अब ध्यान देना वर्डिंग्स पे, मेरी बातों पे, इक्विटी शेयर्स जो इशू हो चुके हैं, ठीक है, मुझे वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेना है। ठीक है, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, या 31 मार्च 23 को, अभी वो हम डिटेल में देखेंगे, आप ये समझ लो कि मार्च 23 में मेरे पास जो इक्विटी शेयर्स इशूड थे, ठीक है, उसको हम लेते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम जो निकालते हैं वो कहलाता है हमारा बेसिक ईपीएस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो क्लियर होगी चीजें ज्यादा। ये हमारा एग्जाम्पल ही है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023 है, मान लो हमारा है प्रॉफिट है 10 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब आपके मन में, कई बच्चों के मन में सवाल आता है, सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? देखो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जो खरा है, जो एक्चुअल में इशू हो चुका है शेयर्स। अगर आप वेंडर के टर्म में लेते हो, क्रेडिटर के टर्म में लेते हो, तो हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, यहाँ उतना मुझे देना है। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग मतलब उतना, आज अगर मैं इक्विटी शेयर के टर्म में लूँ, इक्विटी शेयर के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो आउटस्टैंडिंग मीन्स जो आज के डेट में, अगर मैं 31 मार्च 23 पे हूँ, 31 मार्च 23 पे मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो मार्च 23 में, 31 मार्च 23 को कितने शेयर्स इशूड हैं, ठीक है, मुझे वो देखना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब प्रॉफिट 22-23 का प्रॉफिट है मेरा 10 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, सपोज करो 1 लाख। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ अर्निंग पर शेयर क्या होगा? सिंपल मैथमेटिक्स से मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अर्निंग पर शेयर क्या होगा हमारा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, क्या हो जाएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, रुपीज 10 ईच। ठीक है, ये हो जाएगा ईपीएस। अब ये ईपीएस क्या है, ये ईपीएस क्या है? ये बेसिक ईपीएस है, यही हमारा बेसिक ईपीएस है। सिंपल बेसिक ईपीएस में हमने क्या किया, जितने शेयर्स इशूड हैं उसको ले लिया, डिवाइड किया हमने क्या, प्रॉफिट को ले लिया, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये निकल गया हमारा बेसिक ईपीएस। इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक ईपीएस। दिस इज कॉल्ड
बेसिक ईपीएस, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, डाइल्यूटेड ईपीएस को समझाने के लिए। देखो, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि डाइल्यूटेड ईपीएस होता क्या है। देखो, कई बार क्या होता है, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे इक्विटी शेयर भी हमने दे रखे हैं, डिवेंचर भी दे रखे हैं, ठीक है। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आज के डेट में इक्विटी शेयर का पार्ट नहीं है, जो आज के डेट में इक्विटी शेयर नहीं है, बट ऐसी संभावना है कि वो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बन सकती है। सपोज कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल डिवेंचर है, उसके पास राइट है कि वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू सम सर्टेन कंडीशन। मुझे उन चीज़ों से अभी मतलब नहीं है, मुझे समझना है बस, ठीक है। कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं, वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकती हैं। सपोज करो आज के डेट में 10,000 डिवेंचर्स हैं, ठीक है, जो जिसकी संभावना जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब मैं क्या करूंगा, आज के डेट में तो मेरे इक्विटी शेयर, मैं अगर इसी एग्जांपल को लूं, आज के डेट में तो मेरे इक्विटी शेयर कितने हैं, 1 लाख ही है, ठीक है। बट इन एडिशन टू दिस, मैं अगर इसी एग्जांपल में ऐड कर दूं कि मेरे पास और है 10,000 डिवेंचर्स, 10,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ठीक है, जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकती है। अब मैं क्या करूंगा, एक ईपीएस निकालूंगा ये मानते हुए कि वो जो डिवेंचर है वो भी कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर्स में। अगर वो कन्वर्ट हो जाता तो मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो जाता, और अगर वो कन्वर्ट हो जाता तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता। मुझे दोनों चीज फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक बार, एज्यूमिंग कि वो डिवेंचर कन्वर्ट हो गया और इक्विटी शेयर में, ठीक है। तो चलिए आगे हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसी एग्जांपल में मैं ऐड कर देता हूं 10,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक है, ये है एट रुपीज 10 ईच, 10%, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट रेट है 10% है, ठीक है। 10,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सिंपल करके चलते हैं चीज़ों को, अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं हम, कॉम्प्लिकेशन हम बाद में देखेंगे। अभी बस हमें समझना कि डाइल्यूटेड यूपीएस का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बीच पीछे का राज क्या है, हमें वो जानना है बस, ठीक है। अब आइए, अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो मेरे पास 10,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, तो क्या इम्पेक्ट आएगा मेरे प्रॉफिट पे, क्या इम्पेक्ट आएगा मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने जो बेसिक ईपीएस निकाला था, मैं, ठीक है, जो मैंने बेसिक ईपीएस निकाला था, क्या था हमारे पास, प्रॉफिट। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया था, तो चीज़ें क्लियर होगी आपको ज़्यादा अच्छा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। प्रॉफिट मैंने क्या लिया था, 10 लाख, ठीक है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट रहना, कंसंट्रेशन वाली चीजें है, 2 मिनट के लिए आप ध्यान दोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट है 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर क्या था, 1 लाख, ठीक है। अब अब मैं ये मानता हूं कि मेरे पास जो 10,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर है वो कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में। अब देखो, डिवेंचर है, अभी मैं इसको इंटरेस्ट दे रहा था 10%, जरा सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, इंटरेस्ट दे रहा था 10%। अब जैसे मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में, तो क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अब तो नहीं देना पड़ेगा ना। जब मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इट मीन्स अभी जो मेरा प्रॉफिट है वो इसके इंटरेस्ट वाले पार्ट से
बढ़ जाएगा। इट मीन्स अब मेरा प्रॉफिट क्या रह जाएगा, ये 10 लाख जो एग्जिस्टिंग था वही मैंने लिख दिया, 10 लाख प्लस 10% क्या हो जाएगा, 10,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर है एट 10 ईच, मतलब 1 लाख, 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा, 10,000, 10,000, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब जब ये कन्वर्ट 10,000 जो कन्वर्टिबल डिवेंचर है, अभी तो डिवेंचर था बैलेंस शीट में हमारे, अभी तो हमने बैलेंस शीट में डिवेंचर शो कर रखा था इसको, बट अब क्या हो जाएगा, ये इक्विटी शेयर बन जाएगा। तो मेरे इक्विटी शेयर का नंबर क्या हो जाएगा, अभी क्या था इक्विटी शेयर का नंबर, 1 लाख, अब क्या हो जाएगा, ये 10,000 और ऐड हो जाएगा प्लस 10,000। अब बताओ आप ईपीएस क्या आएगा, आप मुझे बताओ कैलकुलेट करके, आंसर आपके साइड से आना चाहिए, 11 लाख डिवाइडेड बाय 1,10,000, ठीक है, अभी भी आया हमारा 10 रुपया। नहीं सॉरी, मैंने कुछ गलती किया, 10,10,000 है ये मेरा, 10,10,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000, ठीक है, 9.18 इक्वल टू 9.18। अब देखो पहले ईपीएस क्या था हमारा 10, अब ईपीएस क्या हो गया मेरा 9.18, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या हुआ हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। अब आपको समझ में आ गया होगा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीजें जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकती है, उसको कंसीडर करते हुए, एज्यूमिंग कि वो सही हो गया, एज्यूमिंग कि वो सही हो गया और मैंने निकाल दिया उसको, मान लिया कि वो मेरा इक्विटी शेयर बन गया, इक्विटी शेयर बन गया तो मैंने प्रॉफिट पे इम्पैक्ट निकाल लिया, और मैंने पैरेलली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे भी इम्पैक्ट निकाल लिया, और फिर ये जूम करते हुए मैंने अपना निकाल लिया ईपीएस, एंड दिस ईपीएस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है, मतलब मेरा ईपीएस डाइल्यूट हो गया, कम हो गया। आप देखो, अब आप अगर इसको भी आप कंपेयर करोगे इससे, तो ये कम हो गया है, ये अभी 10 रुपया था, अब ये 9.18 हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो हमने देखा बेसिक ईपीएस क्या होता है, हमने देखा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा, देखा जाए तो अब तक तो हम कॉन्सेप्ट की ही बातें कर रहे थे, अब आएगा आगे हमारा कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस, ये सबसे मेन टॉपिक है हमारा। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस, इसमें देखो कई सिनेरियो हैं, 6-7 सिनेरियो हैं, हर सिनेरियो को हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे, उस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करेंगे, स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन को कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, सब कुछ देखते हुए चलेंगे, और इसको आप डबल स्टार मार्क करो इस टॉपिक को। इस टॉपिक में मैं बोलूँ अगर पढ़ने वाली चीज़ है तो यही है, बाकी सारी चीज़ें वो आपको हेल्प करती है इसके लिए, लेकिन जो असली मुद्दे की चीज़ है, जो असली चीज़ है इस टॉपिक की, वही है कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। इसके बाद आएगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस बिल्कुल फ्रेश मूड में हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगले क्लास में, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ में। जय हिंद।